हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल डेडिकेटेड पलामू। आज हम लोग जेईई मेंस 2023 के फर्स्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन जो है बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बुक से ही दिया जाएगा। जो बोर्ड में पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी रिलेटेड है। बस सिंसियर ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर है आपका। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है दो। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नॉर एड्रीनलिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। नॉर एड्रीनलिन एक केमिकल है जो कह रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर है, मैं नर्व इम्पल्स को बॉडी में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। स्टेटमेंट सेकंड है, डिफिशियंसी ऑफ नॉर एड्रीनलिन काउजेज डिप्रेशन। डिप्रेशन कहने का मतलब है कि आप में सोचने समझने की क्षमता थोड़ा कम हो जाता है, उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो अगर नर्व इम्पल्स मान लीजिए बॉडी में जिस स्पीड से चलता है, अगर उस स्पीड से नहीं चल पाया तो कोई भी थिंक करने की क्षमता घट जाएगा आपका, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। तो स्टेटमेंट 4 दिए हुए हैं जिसमें हमको सही उत्तर चुनना है। एक क्वेश्चन आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। पहला चॉइस आपका है कि दोनों स्टेटमेंट जो है सब सही है। दूसरा चॉइस है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट। डी कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो कौन सा आंसर आपको लगता है कि नॉर एड्रीनलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है? तो बात सही है, यानी पहला सही हो गया। अब कहता है कि अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए नॉर एड्रीनलिन का, तो डिप्रेशन काउज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही दिख रहा है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। पहला का आंसर हो जाएगा आपके पास ए, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया ए। ये हमारा ये सही आंसर है। आपका आंसर हो जाएगा देखिए ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द कटायन गिव्स ब्राइट रेड कलर विथ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, विच इज दैट कटायन। एक क्वेश्चन आपका डाइमिथाइल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, एक लिगेंड दिया हुआ है। तो लिगेंड अगर दे दिया तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कैसा लिगेंड है, पहले इसको हम लोग दिमाग में सोचेंगे कि आखिर किस प्रकार का लिगेंड है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का देखिए अगर फॉर्मूला देखिए, लिगेंड आपका जो है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड इस तरह का लिगेंड है जहां पर देख रहा है कि नाइट्रोजन के पास 2 जगह लोन पेयर है, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड हो गया है। हम पहचान लिए पहले इसको कि किस तरह का लिगेंड है।
तो ये पता चल गया कि बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड अगर है तो निश्चित है कि चिलेशन करेगा, सेंट्रल मेटल के साथ चिलेशन करेगा, इसलिए इसको चिलेटिंग लिगेंड भी कहेंगे। चिलेटिंग लिगेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 तरह के कटायन दिया हुआ है, तो किसके साथ कह रहा है कि रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये जानने के लिए तो सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में कि निकल जो है, निकल मेटल आयन DMG या अदर कोई भी मान लीजिए कि बाइडेंटेट लिगेंड होगा, चिलेटिंग लिगेंड होगा, उसके साथ चिलेट करके रेड कलर का प्रेसिपिटेट उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग निकल आयन अगर ले लें तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, और इधर से भी DMG जो है, शॉर्ट में इसको कहते हैं DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, इधर से भी इस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा ये, और ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। निकल जो है, निकल मेटल आयन DMG के साथ रेड कलर देता है। एक किताब में भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, सीधा उठाया गया है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री का। देखिए क्वेश्चन दिया कह रहा है कि 25 ml बफर सॉल्यूशन prepared by mixing acetic acid of concentration 0.1 molar and sodium acetate of concentration 0.01 molar. If the pH of solution is 5, then calculate the pKa of acetic acid. तो ये आपका 11th क्लास का चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप बफर सॉल्यूशन देख लिए, तो बफर सॉल्यूशन देखने के बाद हम लोग ये पता करेंगे किस प्रकार का बफर है बना है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। 2 तरह का बफर होता है। तो अगर वीक एसिड बफर में अगर यूज किया गया होगा तो हो जाएगा एसिडिक बफर, अगर वीक बेस रहता है तो होता है बेसिक बफर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एसिड दिया हुआ है वीक एसिड, और उसी का साल्ट लिया है, यानी कि एसिडिक बफर दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पकड़ लिए इसको, ये है एसिडिक बफर। अब जब एसिडिक बफर है तो निश्चित है कि इसका pH वैल्यू 7 से लेस होगा, 7 से कम होना चाहिए एसिड का pH वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये फॉर्मूला है बफर सॉल्यूशन का, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए। तो क्वेश्चन के अनुसार चलिए देखिए, pH वैल्यू दिया हुआ है 5 है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। pH के जगह पर रख दिए 5, pKa पूछा गया है, प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पर है 0.01, और एसिड का कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पर है 0.1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 इक्वल टू pKa प्लस लॉग, अब देखिए पॉइंट को हटाना है अगर तो 0 बैठा करके हटा दिए, देखिए 1/10 आ रहा है। और आगे बढ़िए इसको, तो 5 इक्वल टू pKa प्लस हो जाएगा लॉग 10 इनवर्स, 1/10 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स। और आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो 5 इक्वल टू pKa। अब देखिए जो पावर है पहले आ जाएगा यहाँ पर, तो -1 पहले आ गया, अब बच गया log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 5 इक्वल टू pKa
प्लस को माइनस से गुना किए तो हो गया -1 और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो 5 इक्वल टू pKa -1। अब pKa हमको निकालना है तो 1 को लेफ्ट साइड में ले लाइए, तो 5 + 1 इक्वल टू pKa। यहाँ से कैलकुलेट हो गया कि pKa का वैल्यू आ गया 6। अब चॉइस में देखिए आपका सी नंबर में दिया हुआ है 6। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो होगा 6 होगा। 11th क्लास का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको और टफ किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स आयन देखिए दिया हुआ है आपके पास COCl4, ऊपर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2- चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इस कोबाल्ट का। ये A दिया हुआ है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन कोबाल्ट, इसमें कितना अनपेयर्ड है पता करना है। तो क्लोरीन का देखिए चार्ज होता है -1, 4 क्लोरीन के लिए लिख दिए -4। अब यहाँ -2 बचाना है तो कोबाल्ट पर कितना चार्ज रखेंगे, देखिए +2 रखते हैं अगर, तो यहाँ -2 बच जा रहा है, यानी कि कोबाल्ट जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट से निकला हुआ है। कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3d भरने से पहले 4s भर जाता है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 रख दें तो यहाँ 7 बचेगा। ये हुआ 27 का कॉन्फ़िगरेशन। 2 चार्ज है इसलिए इस 2 को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए डी में बच रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं कि डी स्पेस में 5 टाइप से अरेंज होता है। डी जो ऑर्बिटल है 5 तरह का ओरिएंटेशन दिखलाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा बच रहा है जो अनपेयर्ड है। तो यहाँ से आ गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 3। अब चॉइस देखिए आप, 4 नंबर का चॉइस है B, 3 नंबर, यानी कि CO2+ कोबाल्ट आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा था तो हो गया 3। अगर यही पेयर्ड पूछ देता है तो यानी कि पेयर जो है सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन 12 का सॉलिड स्टेट में भी पढ़े हैं या डी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी ब्लॉक में भी पढ़े हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखिए होता है μ = √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट देखिए दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस आयन के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। तो जब वैल्यू दिया हुआ है तो n का वैल्यू पुट करके हम लोग देखेंगे कि इफ n = 1, अगर n का वैल्यू देखिए 1 लेते हैं तो म्यू कितना आएगा, तो 1 × 1 + 2 यानी कि √3 बच रहा है। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1.732 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि n का वैल्यू तो 1 नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 3.87। तो n का वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं। अगर 2 रख देते हैं तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8, √ देखिए 8 आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2,
4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसको सॉल्व कीजिए 2.828 ये भी मैच नहीं किया वहाँ से। n का वैल्यू 3 रख कर देखिए, n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं यहाँ पर तो हो गया √15। तो अगर 16 होता तो सीधा 4 आ जाता, तो 4 से थोड़ा सा देखिए कम हुआ दिया हुआ है, इसका मतलब यही मैच कर गया हमारे पास 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। यानी n का वैल्यू 3 आना चाहिए। तो जो आयन दिया हुआ है यहाँ से हम लोग चेक करेंगे किसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो एटॉमिक नंबर ज़रा सोचिए, जो दिया हुआ है एलिमेंट टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर ये 22, मैंगनीज 25, क्रोमियम 24 और वैनेडियम 23। सबका एटॉमिक नंबर पहले देख लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा इसका 23 का, तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आना चाहिए था 3d4s2 तो होगा ही। अब d में सोचिए कि कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 21 से d ब्लॉक स्टार्ट होता है, 21 रहता तो 1 रखते, 22 तो 2, 23 तो 3, यानी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। अब 3 प्लस चार्ज दिया हुआ है तो 2 तो यहाँ से हट जाएगा, 1 यहाँ से हटेगा तो 2 बचेगा। तो 2 जब d में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 2, n = 2 आ गया। यानी ए चॉइस हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि n का वैल्यू 3 लाना है। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर देखते हैं सॉल्व करके, यहाँ पर हो जाएगा 3d5 4s1। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। एक देखिए यहाँ से हटा दीजिए और 2 यहाँ से हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अनपेयर्ड 4 आ जा रहा है, n = 4। तो अगर 4 आ गया n का वैल्यू तब भी नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए Mn के लिए, Mn में होता है 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है मैंगनीज का। इलेक्ट्रॉन 2 ही हटाना है, देखो 2 जब यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास 5 बचा, 5 अनपेयर्ड है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। तब लास्ट बच रहा है हमारे पास D। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए तो यहाँ होना चाहिए 3d2 4s2। 2 देखिए हटाना है यहाँ से, तो 2 जब हटा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बच रहा है, तो 3 तो किसी में नहीं बचता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए इसको। टाइटेनियम का 22 था, एस में 2 था, डी में भी 2 था, 2 हटा दिया, ठीक है 2, यानी कि ये नहीं हो सकता है। मैंगनीज को अगर देखें तो मैंगनीज 2+ में है, 2 हटा, 5 था डी में, 5 अनपेयर्ड है। क्रोमियम को चेक कर लीजिए, क्रोमियम में था, एस में 1 था और डी में था 5, 3 हटाना था, 1 यहाँ से हटा दिए, 2 यहाँ से, यहाँ 3 बच रहा है, यानी आपका आंसर जो है तो हो जाएगा बी। यानी क्रोमियम 3+ में ही n का वैल्यू 3 आ रहा है। ऊपर में हमको देखिए यहाँ से पकड़ना था कि जिसमें n का वैल्यू 3 था वही हमारा आंसर हो सकता था। तो बी चॉइस में देखिए दिया हुआ है क्रोमियम का 3+ है। फिर से इसको देख लीजिए सॉल्व करके, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 3+ चार्ज दिया हुआ है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा 3d5 4s1। एक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, 3 चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर से रिमूव कर दिए, 0 बच गया। अब 2 यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ पर बच रहा है 3। अब डी में होता है देखिए 5 को बॉक्स बनाना है डी के लिए, अब 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों अनपेयर्ड है,
और 3 हमको आना चाहिए था अनपेड, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया आपका बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। एग्जाम में सॉल्व करते समय आप प्रेशर में न रहें, क्योंकि क्वेश्चन आप बुक से ही दिया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी फॉलो किया जा रहा है, इसलिए बोर्ड के साथ कंपटीशन को आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रियोन। ये भी आपका 12 का पहला ऑर्गेनिक चैप्टर है। फ्रियोन के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रियोन्स। तो सबसे पहले आप सोचिए फ्रियोन्स किसको कहते हैं, कि फ्रियोन्स को ही कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही फ्रियोन्स कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2 या CFCl3 भी हो सकता है फॉर्मूला। इसको कहते हैं फ्रियोन 1,2। फ्रियोन 1,2, यह है फ्रियोन 1,1। तो यहाँ से कार्बन और फ्लोरीन का नंबर देख करके यहाँ पर नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ 1 है, 1 है, तो 1 1 कर दिया। तो पहला चॉइस है कि दे आर यूज्ड एज कैंसर मेडिसिन। कैंसर का मेडिसिन हो सकता है फ्रियोन। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हैं कि कैंसर का तो दवा नहीं है, कैंसर का दवा होता है सिस्प्लेटिन, यानी कि पहला चॉइस आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए इसका नाम ही है, ये सही हो जाएगा बी। दीज आर टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो टॉक्सिक भी नहीं है, इसका हम लोग यूज करते हैं ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में। दीज आर फ्लेमेबल कंपाउंड्स। तो फ्लेमेबल भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट देखिए दिया जा रहा है यहाँ। स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। यानी सॉल्वेंट में सोल्यूट जब भी मिलाते हैं नॉन वोलाटाइल, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिप्रेस होता है, इसलिए नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। इसको इस तरह से देखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए हम ले लिए वाटर सॉल्वेंट है, और इसमें बाहर से सोल्यूट मिला दिया नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बना दिए। तो जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घट जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टेटमेंट सेकेंड सही है। फर्स्ट को चेक कीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो अमाउंट को कह रहा है कि डिक्रीज किया गया है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के अमाउंट को घटा रहा है। तो अमाउंट मतलब वेट हो गया इसका। सोल्यूट को हम लोग 20 दिखाते हैं, तो WB जो है सो डिक्रीज किया जा रहा है। तो अगर वेट को डिक्रीज कर दिया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसके लिए फार्मूला देखिए है कि डेल्टा TF इजकल टू I भांठा फैक्टर इनटू होता है मोलालिटी ऑफ सोल्यूट MB। तो मोलालिटी जब हम लोग निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है मोल पर केजी। मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को कहते हैं मोलालिटी। अगर अमाउंट घटा दीजिएगा तो मोल घट जाएगा, और अगर मोल घट गया तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है, यानी अमाउंट घटाने से फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ये भी सही हो जा रहा है।
तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही नज़र आएगा। तो ऐसा चॉइस देखिए पहला में मिल रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो। बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया है हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया से, तो एक कंपाउंड ए बना है, उसको हीट करने से बेरिलियम फ्लोराइड और अमोनियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक इसमें से कौन हो सकता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड, ये देखिए एसिड है कि बेस है, पहले इसको पहचानिए। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पर तो देख लीजिए कि HF मतलब एसिड हो गया, अमोनिया जो है सो बेस है, लुईस बेस, HF एसिड दिया हुआ है। अब BeO के बारे में आप सोचिए क्या दिया हुआ है, एसिड है कि बेस है। तो आप लोग ऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं कि 13 मेटल ऐसे हैं जिनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। 13 मेटल के ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक, जिसमें बेरिलियम भी एक है। आपको मालूम होगा एम्फोटेरिक देखो कौन कौन है। देखिए 13 मेटल हम लोग लिखे हुए हैं, इसको अगर याद रखिए तो बहुत जगह काम देगा ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना सकते हैं। ये 13 जो है ऐसे मेटल हैं जिनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो ये बेरिलियम का ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मैंने एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो HF और NH3 से रिएक्शन करके बना रहा है कंपाउंड A। तो इसमें से देखिए कौन सा हो सकता है चॉइस। तो पहला तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें केवल बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना दिया, पहला को काट दीजिए ऐसे ही। दूसरा देखिए हो सकता है क्योंकि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो HF के साथ रिएक्शन कर रहा है। तीसरा में भी लगभग वैसा ही चॉइस दिया हुआ है, चौथा में भी चॉइस वही है। लेकिन जो कंपाउंड बनाया गया है यहाँ पर देखिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि बेरिलियम का कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होगा, एक कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 बच रहा है। तो बेरिलियम का जो देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोराइड बनाया 3 में बनाया है, यहाँ 4 में बनाया है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी बेरिलियम का 4 होता है, तो 4 तक बना सकता था। ये अनस्टेबल है, ये चेंज हो जाएगा इसी में, इसीलिए हमारा चॉइस सही हो जाएगा B। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो फिर ब्रेक कर जाएगा बेरिलियम फ्लोराइड में और अमोनियम फ्लोराइड में। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा इसको टफ माना जाएगा, लेकिन जो पढ़े हैं कंसेप्ट अगर उसका यूज करें आप तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि IIT का क्वेश्चन आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि कितना आप एग्ज़ाम में सोच सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है आंसर का, ये आपको सोच करके लाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन 11th क्लास का देखिए दिख रहा है। ये S ब्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें है कि सोडा ऐश वॉशिंग सोडा को जब गर्म करके सारा क्रिस्टल वाटर हटा दीजिएगा तो Na2CO3 जो है सोडा ऐश बचता है। तो पहला A का आंसर हो जाएगा R। तो A का R देखिए 2 जगह है, तो
पहला ए और बी तो ऐसे कैंसिल हो गया, दो को नहीं हो सकता है। अब जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है, तो बी का एस हो गया, तो बी का एस भी दोनों में है। वाइट वॉशिंग, दीवार को वॉश करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो सी का क्यू हो जाएगा। तो सी का क्यू देखिए बी में दिया हुआ है, तो आंसर हमारा पकड़ा गया। क्योंकि एक बचा हुआ है टूथपेस्ट, उसमें सोडियम का फ्लोराइड यूज करेगा, जो हेल्प करता है प्रिवेंट टूथ डिके। मैच करना था, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयंस इन Fe0.930। ये फॉर्मूला देखिए सॉलिड का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें फेरस का पूछ रहा है कि फेरस आयन का कितना परसेंटेज मौजूद है। तो जब कुछ फेरस फेरिक में चेंज हो जाता है तभी नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बनता है। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट Fe2 प्लस आयंस इज X, हेंस Fe3 प्लस आयन विल बी 0.93 माइनस X। ये दोनों मिला करके देखिए यहाँ दिया हुआ है फेरस और फेरिक, दोनों मिल करके 0.93 है। तो फेरस अगर x मान लिया जाए तो फेरिक हो गया 0.93 माइनस x। अब इस पर चार्ज बैठाएंगे हम लोग, तो देखिए फेरस पर 2 प्लस चार्ज है, संख्या उसका x है, तो हो जाएगा 2x प्लस फेरिक का संख्या इतना है, चार्ज होता है 3, तो 3 इंटू 0.93 माइनस x। ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2, और टोटल देखिए न्यूट्रल है, तो टोटल हमको 0 करना है। चार्ज बैठा करके अब x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ से बच गया माइनस x, यहाँ से बचा प्लस 0.79 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू देखिए आ गया 0.79। अगर x 0.79 है, x का वैल्यू 0.79, तो कितना में है 0.79 भाई? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फेरस आयन, परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो फेरिक कितना होगा, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि फेरस का अमाउंट जो है 0.79 है। तो फेरिक कितना हो गया, अगर फेरिक पूछता है तो देखिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग कि 0.93 माइनस x का वैल्यू 0.79, देखिए हो जाता 0.14 हो गया फेरिक। अब कह रहा है परसेंटेज बताना है आपको फेरस का। परसेंटेज निकालने का तरीका देखिए, परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस, तो टोटल 0.93 था, उसमें 0.79 फेरस आपका है, तो अमाउंट ऑफ फेरस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट को अगर हटा लीजिए तो देखिए आ गया 7900 डिवाइडेड बाय 93। अब इसको डिवाइड करना है, 2 डिजिट से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 तक यहाँ तक चल जाइए। अब यहाँ 9 से देखिए 9 8 जाए 72 होता है, मतलब 8 के आसपास तो शुरू में जरूर जाएगा। अब चॉइस से मिला लीजिए, 8 केवल बी ही में दिया हुआ है, यानी कि 85% आपका आंसर आ जाएगा फेरस का। क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, अनुमान लगा लेना है।
जब हम लोग डिवाइड करके देखें तो लगा कि भाई 8 बार डिवीजन जाएगा, चॉइस में दिखाई दे रहा है कि एक चॉइस में 8 दिया हुआ बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए आंसर हम लोग पकड़ लिए इसका कि 10 का बी होगा।